Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 4 of your chapter Matter in Our Surrounding. Previous lecture में बच्चों हमने बात की थी about latent heat and that was a very simple topic. I'll give you a quick recapitulation of that. Latent का मतलब होता है hidden, छुपी हुई हीट. मतलब यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात की थी, एक तो आइस और दूसरी बात की थी हमने स्टीम. आइस क्या करता है? आइस जो है काफ़ी ठंडी होती है, तुमको पता है कि बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करती है. और स्टीम जो कि बहुत गर्म होती है, विच कैन कोज बर्न्स ऑन अस, ये हीट को रिलीज करती है. इसको लेटेंट हीट क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आइस हीट एब्जॉर्ब कर रही है और स्टीम हीट रिलीज कर रही है तो उनके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है कुछ टाइम तक. उनके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता कुछ टाइम तक, जब तक उनकी स्टेट पूरी की पूरी चेंज नहीं हो जाती है. मतलब आइस जब तक हीट एब्जॉर्ब करके पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है. सिमिलरली स्टीम रिलीजेस हीट और वो तब तक हीट रिलीज करती है पर टेम्परेचर जो है उसका कम नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, जब तक वो पूरी की पूरी स्टीम कंडेंस होके लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए. सो दिस इज अबाउट लेटेंट हीट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज हम कुछ आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंजिंग स्टेट. हमने कहा था दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जिसका पड़ता है वो टेम्परेचर का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट प्रेशर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट विल स्टडी अबाउट प्रेशर ऑल्सो. हमें पता है कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर डिफरेंशिएट करना है तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर हैं. लेकिन अगर मैं गैसेस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करके पास में ले आऊं, अगर ये गैस है, गैस के पार्टिकल्स को, ये पिस्टन इज टू वेरी द प्रेशर, टू चेंज द प्रेशर. मैंने ऊपर से प्रेस किया पिस्टन को, मॉलिक्यूल्स पास आ गए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. और अगर मैं इसको और प्रेस कर दूंगी और प्रेशर लगाऊंगी, ये देखो पिस्टन को मैंने और नीचे कर दिया और प्रेस कर दिया, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. पर खाली प्रेशर से ना हम इतना स्टेट ऑफ मैटर को चेंज नहीं कर पाते, टेम्परेचर को भी करना पड़ता है. मतलब अगर, क्योंकि देखो गैसेस के पार्टिकल्स को पास तो मैं ले आई, लेकिन उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होगी? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो इधर प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर कम करना है तो स्टेट में चेंज आएगी. तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों जो है अपना रोल निभा रहे हैं, बट टेम्परेचर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर? सो प्रेशर का भी रोल है और वो प्रेशर से तुम्हें पता है मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे. क्लियर? जैसे कि देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहोगे ये तो बर्फ जैसी ही लग रही है, राइट? एक्चुअल में दिस इज ड्राई आइस, पानी नहीं है इसमें, इसी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस. दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सब्लिमेशन होती है इसकी भी. इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे एकदम प्रेशर लगाया और उसका टेम्परेचर कम कर दिया. ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? सॉलिड में कन्वर्ट हो गई. जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर मुझे यहाँ से गैस से सॉलिड की तरफ जाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई करने के बजाय वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती. यू कैन सी हियर, जैसे ही रूम टेम्परेचर पर ला रहे हैं, देखो कैसे गैस के फ्यूम्स निकल रहे हैं इसमें से. सब्लिमेशन, ड्राई आइस. क्लियर? तो दोनों हमारे फैक्टर्स हैं
टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को आगे इवेपोरेट करेंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को डिपोजिशन होती है तो फिर से सॉलिड। इधर से अगर उल्टी साइड हम चले तो लिक्विड से सॉलिड दैट इज फ्रीजिंग, सॉलिड से गैस डायरेक्ट दैट इज सब्लिमेशन, और गैस से लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन। ये सारे इंटर कन्वर्जन्स दोनों फैक्टर से हम कर सकते हैं, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, बट टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर? अब हमारे कोई दो टर्म्स हमने बहुत पढ़ी हैं और हमें लगता है कि दोनों टर्म सेम है। वो दो टर्म्स क्या हैं, एक तो है इवेपोरेशन विच इज गिवन हेयर, और एक होती है वेपराइजेशन। हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, इट्स जस्ट कि पानी जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको इवेपोरेशन बोलो, चाहे वेपराइजेशन बोलो, चाहे बॉइलिंग बोलो, हमें लगता है कि सेम है, बट दे आर नॉट सेम। अब मुझे बताओ, मैं इवेपोरेशन को बॉइलिंग कैसे कह सकती हूँ? नॉर्मल भी आपने देखा, अगर मैं एक ग्लास पानी धूप में भी रखूंगी, कहीं यहीं पर भी पड़ा रहेगा, अगर अंदर इंडोर में भी रहेगा, तो वो थोड़े टाइम बाद उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, पर मैंने उसको कोई बॉयल नहीं किया है, मैंने उसको बॉयल नहीं किया, बट स्टिल इट इवेपोरेटेड। तो दैट मीन्स कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, कुछ अलग चीज़ें, कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं। एग्जैक्टली इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो दो चीज़ें, एक इवेपोरेशन, एक वेपराइजेशन। इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कोई बाहर से हीट दे के उसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसमें क्या होता है, मान लो ये रिवर है, कोई भी वाटर बॉडी है, इसके जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यू कैन सी द वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, they have extra kinetic energy, they gain the energy from atmosphere। बाहर से ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना अंदर वाले तो रिजर्व्ड है, यहाँ वाले ये नहीं गेन कर रहे हैं, लेकिन टॉप वाले जो एटमॉस्फेयर के साथ अट्रैक्ट हो रखे हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाती है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर ध्यान रखना, ओनली मॉलिक्यूल्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड, these particles break the force of attraction with other particles and gets converted into vapors। यहाँ पर हमने कोई बाहर से हीटिंग नहीं करी है। लेकिन if I talk about vaporization, यहाँ पर इसे हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं, वेपराइजेशन को। इट्स जस्ट मैं यहाँ से इसको नीचे से बॉयल कर रही हूँ। अब जब नीचे से बॉयल करूँगी इसको, तो क्या सरफेस वाले पार्टिकल्स उड़कर जाएंगे पहले? नो, ये जो नीचे ये बल्क वाले मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर जाएंगे ना, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की तो जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी थी वो और गेन करेंगे, थोड़ा वेरी स्लो प्रोसेस इवेपोरेशन। पर यहाँ तो मैं बॉइलिंग करूँगी, तो बॉइलिंग तो नीचे वाले पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देगी और नीचे वाले पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन और बॉइलिंग। वेपराइजेशन और बॉइलिंग ये दोनों सेम है। क्लियर? यहाँ पर हम बाहर से एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं और वो अंदर वाले जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेयर एज इवेपोरेशन में सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं कन्वर्ट होते हैं। और एक चीज़ देखो, मान लो अब मैंने कहीं पर पानी गिराया, वो थोड़ी देर बाद अपने आप सूख गया, दैट इज इवेपोरेशन। लेकिन अगर मैंने एक पतीला पानी गैस पे रखा है, उसको बॉयल किया है, दैट इज वेपराइजेशन, है ना। सो आप देखो, आपने कभी ऑब्जर्व किया अगर कहीं पानी गिरा है या पानी कहीं धूप में रखा है तो उसमें कोई बॉइलिंग होती है? उसमें कोई बॉइलिंग तो नहीं होती, कोई बबल्स नहीं दिखते हैं तुम्हें, नो बबल्स। मतलब वहाँ पर जो वेपर्स में कन्वर्जन है, वहाँ जो कन्वर्जन हो रही है वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट है। उस टेम्परेचर को अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन के प्रोसेस में चेक करोगे तो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुँचा है, उससे पहले ही सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म। लेकिन वेपराइजेशन में बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। इवेपोरेशन में
टेम्परेचर में चेंज हो सकता है कि धूप पड़ रही है, कभी और पड़ रही है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं आएगा। लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट इसमें आएगा कि जब तक मैं नीचे से हीट कर रही हूँ, पर जब तक सारा का सारा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वो वेपराइजेशन में। इवेपोरेशन में तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। एंड एज आई सेड, इन इवेपोरेशन देयर इज नो बॉइलिंग, मतलब no bubbles, a very silent process and a slow process also. But in this case of vaporization बड़ी जल्दी होता है। जैसे ही रखोगे तुम उसको, थोड़ी देर में सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉयलेंट प्रोसेस, बबल्स दिखते हैं तुम्हें इसमें। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस वाले पार्टिकल्स जाते हैं, फिर यहाँ पर बल्क वाले, बीच वाले, इंटायर मास के पार्टिकल्स जो हैं वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। आई होप इवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हमें जो पढ़ना है, हमें इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है पूरी डिटेल में। तो इवेपोरेशन है क्या, दोबारा से समझते हैं कि सरफेस वाले पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके पास क्या आ जाती है, एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी से वो गैसेस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड take energy from surrounding and get evaporated or get converted into vapors form. अब देखो, अगर ये सराउंडिंग में से, एटमॉस्फेयर में से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो सराउंडिंग में एनर्जी का कंटेंट थोड़ा सा तो कम होगा। मतलब अगर मान लो ये सिस्टम है, सराउंडिंग में 10 किलो जूल जो है एनर्जी है, सराउंडिंग में 10 किलो जूल जो है एनर्जी है, इसने यहाँ से इवेपोरेट होने के लिए 0.1 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाहर कितनी बचेगी, 9.9 किलो जूल, राइट। तो एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू बी हैपन हियर कि जब भी इवेपोरेशन होगी हीट कम हो जाएगी। हीट कम मतलब कूलिंग हो जाएगी। हीट कम मतलब कूलिंग। डेफिनेटली अगर बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, उसमें से कोई हीट एब्जॉर्ब कर ले थोड़ी सी भी, तो कूलिंग हो जाएगी। सेम इज हैपनिंग हियर। इसके बहुत सारे प्रोसेसेस जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। ऐसा क्या आपने कभी अपनी डेली लाइफ में नोट किया है? डेफिनेटली आप में से काफियों के पास आंसर होगा यस, नोट किया है। जैसे जब भी घर पे कोई कपड़े धोकर उसको सूखने के लिए डालते हैं धूप में, तो वो क्या करते हैं, कपड़ों को थोड़ा स्प्रेड करके फैला कर डालते हैं। ऐसे थोड़ी कि टब में कपड़े डाले, पूरा का पूरा टब ही धूप में एज इट इज रख दिया, नो, वो पूरा कपड़ों को अच्छे से फैलाते हैं। क्यों? ताकि जितने ज़्यादा वो फैले होंगे उतने ज़्यादा सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे, सरफेस पे उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और सरफेस वाले पार्टिकल्स जो वाटर के होंगे उसमें, वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज्ड होंगे, और एटमॉस्फेयर में से हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, उतने जल्दी, उतने ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ज़्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे। मतलब कपड़े हमारे जो हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेफिनेटली अपने को पता है, हमने पढ़ा कि बॉइलिंग बड़ी फास्ट प्रोसेस है। अगर तुम देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, यही कपड़े सूखने वाला ही। एक दिन है जो ठंडा, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, और एक दिन है जिसमें बहुत अच्छे कड़ाके की धूप निकली हुई है। आपके कपड़े जो होंगे किस दिन जल्दी सूखेंगे? जिस दिन बहुत अच्छी सनलाइट है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो
इवेपोरेशन जल्दी होगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा मिलेगी, और अगर पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी दे विल इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म। विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो सबसे पहले देखते हैं ये ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में, हमारे एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, तो एयर के अंदर ऑलरेडी इवेपोरेशन से पहले ही कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और अगर आप सोच के चलो कि जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स लाइक अ पॉलिथिन, इट्स लाइक अ बैग जिसमें पूरा का पूरा जो अमाउंट है, कंटेंट जो है फिल हो रखा है, भरा पड़ा है, क्या आप इसमें और डाल पाओगे? कुछ भी नहीं डाल पाओगे। सिमिलरली एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर भरा पड़ा है, ऑलरेडी वाटर भरा पड़ा है, तो क्या और वाटर जा पाएगा? नहीं। तो और इवेपोरेशन हो पाएगी? नहीं। तो वहाँ पर जो इवेपोरेशन है वो धीरे हो जाएगी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन विल बी डिफिकल्ट, इवेपोरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। आप देखो कभी जब बाहर बारिश हो रही होती है तो कपड़े सूखने के लिए वो फैन के नीचे डाल देते हैं, क्यों? बिकॉज फैन से क्या है, विंड स्पीड बढ़ गई। एक्चुअल में देखो क्या है, मान लो ये ग्लास ऑफ वाटर है जो मुझे इवेपोरेट करवाना है, लेकिन यहाँ पर जो मॉइस्चर है, यहाँ पर एयर में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर एक फैन लगा दिया है, ठीक है। अब ये फैन क्या करेगा, फैन से विंड स्पीड बढ़ जाएगी और वो इस मॉइस्चर को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी, तो जितनी भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वो उड़ के कहीं और चलेगी। तो यहाँ पर अब ह्यूमिडिटी कम हो गई, यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो गई तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, तो विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। तो अब हमने 4 फैक्टर्स कर लिए हैं। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ी। थर्ड इज ह्यूमिडिटी, जो अपोजिट फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। एंड फोर्थ इज विंड स्पीड, विंड स्पीड बढ़ी तो भी इवेपोरेशन बढ़ी। क्लियर? तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। आप लोगों ने हैंड सैनिटाइजर्स लगाए होंगे अपने हैंड पे, नाउ इट इज वेरी कॉमन। जैसे ही लगाते हैं उसको रब करते हैं अपने हाथों पे, हमें ठंडा ठंडा सा फील होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है उसका। कैन यू आंसर मी वाई सो? यस, क्योंकि देखो जब हम हैंड सैनिटाइजर को अपने हाथों पे रब करते हैं, क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट से उसके अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हमारी बॉडी की हीट से ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। हमारी बॉडी की हीट से ही वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इतनी जल्दी हम अपने हैंड्स पे रब करते हैं, इट गेट इवेपोरेटेड। और इवेपोरेशन मतलब उसने हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। इवेपोरेशन का मतलब तो ये है ना, हीट हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उड़ गया। अब उसने हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब की है तो हमारी बॉडी को कूलिंग होगी। तो एग्जैक्टली हैंड सैनिटाइजर जैसे ही हम अपने हाथों पे लगाते हैं क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है उसका, कूलिंग सेंसेशन, दैट इज वाई कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन, परफ्यूम्स कुछ भी लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या है, एसीटोन है, परफ्यूम्स में क्या है, अल्कोहल है, कोई भी लोशंस वगैरह लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, उसमें भी हमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है। अगेन ड्यू टू अल्कोहल एंड एसीटोन वो इवेपोरेट होते हैं हमारी स्किन की हीट से और कूलिंग सेंसेशन देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अपनी कॉमनली करते हैं अपने घरों पर, आफ्टर हॉट सनी डे वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, कि अगर कभी बहुत धूप है तो हम क्या करते हैं, छतों के ऊपर, अपनी रूफ्स के ऊपर पानी डाल देते हैं। एक्चुअल में देखो क्या है, जब सन है उससे रूफ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है, सनलाइट से, सन की जो हीट होती है उससे हमारी रूफ क्या है, गर्म हो जाती है। उसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो पानी क्या करेगा, रूफ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और
गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब उसने रूफ की हीट को एब्जॉर्ब किया तो रूफ ठंडी हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा रूफ का। सो दैट इज वाई ये रूफ को ठंडा करने के लिए ही हम ये करते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, येस वी डू। वाई सो? क्योंकि समर में आप देखो गर्मियों में बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो कॉटन के क्लोथ्स क्या करते हैं, इस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट कहाँ जाता है, उसमें आ जाता है। फिर उससे क्या होता है, स्वेट क्या करता है, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। बाहर से हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। अगर उसने बाहर से हीट एब्जॉर्ब की है मतलब हमारे को क्या मिलेगी, उससे कूलिंग मिलेगी, उससे इजीली कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट कूलर्स कूल बेटर इन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट्स में कूलर होते हैं वहाँ के घरों में, वो गर्म सा अगर कोई दिन होगा बिल्कुल ड्राई डे, उस दिन अच्छी सी जो है कूलिंग देगा। वो क्यों? देखो कूलर के अंदर आपको पता है हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं और उसके अंदर फैन भी लगा होता है। फैन विंड स्पीड दे रहा है, विंड स्पीड बढ़ रही है, इवापोरेशन हो रही है। दैट इज वाई कूलर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अंदर पानी है, पानी पंप से चल रहा है, उड़ रहा है, और अंदर फैन भी चल रहा है, इवापोरेशन हो रही है, एंड इवापोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। और हॉट ड्राई डे, हॉट डे होगा तो इवापोरेशन और जल्दी होगी। ड्राई डे मतलब ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन और जल्दी, और इवापोरेशन मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट। वाटर केप्ट इन अर्दन पोट becomes cool during summer. Next question is क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पानी को कहाँ रखा जाता है, अर्दन पोट में रखा जाता है। एक्चुअल में क्या है, अर्दन पोट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर वाला पानी क्या करता है, उन छोटे छोटे पोर्स में से हीट को एब्जॉर्ब कर थोड़ा सा बाहर को आ जाता है, जैसे यहाँ से लाइक दिस, वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करता है और इधर से उसके वेपर्स बन जाते हैं, और वेपर्स बन जाते हैं मतलब वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फ्रॉम द सॉसर ऑफ अ कप, सॉसर देन अ कप, सॉरी, कि जो हमारी कपलेट होती है लाइक दिस, उसमें अगर हम डालेंगे, सॉसर में डालेंगे तो चाय और या दूध आसानी से पी सकते हैं रेदर देन अ कप। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पता है सॉसर के अंदर सरफेस एरिया बढ़ गया, इस प्लेट के अंदर सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन बढ़ गई, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, उन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी एंड देन गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सिमिलरली ऑब्वियसली अगर हीट एब्जॉर्ब करी है मतलब इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट। सो अब हमारी ये चाय जो है इसमें जल्दी ठंडी हो जाएगी ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, और अगर वो ठंडी हो जाएगी तो हम उसको ईजिली पी पाएंगे, सिप कर पाएंगे। सो देयर आर मैनी क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक, इवेपोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों इससे। वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चन। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू सेल्सियस। हमारे पास कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं, केल्विन में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने हैं, बहुत इजी है। 273 इनमें से माइनस कर देंगे, 300 माइनस 273 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। 573 माइनस 273 दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वेरी सिंपल। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, मतलब जब गरम गरम खाना होता है उसकी स्मेल हमें बहुत दूर तक आ जाती है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। द वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव, क्योंकि गर्म फूड में से जो वेपर्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो फटाफट तक हमारे नोज तक आ जाएंगे, लेकिन कोल्ड फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, बिकॉज टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो वो मूव करके हमारे नोज तक नहीं आ पाएंगे, उनको स्मेल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लुक एट द फिगर ABCD, हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन बतानी है, सबसे ज़्यादा किस में होगी, सरफेस एरिया अच्छा है, B में अगर देखें सरफेस एरिया कम है तो इसमें तो नहीं, A में सरफेस एरिया ज़्यादा है।
सी में देखिए सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ऊपर से विंड स्पीड भी ज्यादा है, मतलब सी का सबसे ज्यादा, ऊपर से डी के तो कवर कर रखा है, मतलब अगर कुछ वेपर्स बन रहे हैं तो वो अंदर ही रह रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल सकती, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है उस बीकर के अंदर, तो ये भी नहीं, मतलब सी इज हैविंग द हाईएस्ट इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज एक ग्लास टम्बलर है कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट, मतलब पानी है, गरम गरम पानी है उसके अंदर, केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, उसमें फ्रीजर में रख दिया, कोई 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। इफ़ यू नोट द टेम्परेचर ऑफ कंटेंट ऑफ टम्बलर विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और जहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेटर है, मतलब टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर लेस देन 0 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये दोनों तो नहीं है। लेकिन इसमें देखो 0 डिग्री पे कांस्टेंट ही नहीं हुआ, लेटेंट हीट, 0 डिग्री पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक पूरी की पूरी स्टेट ना कन्वर्ट हो जाए, हियर इन द ऑप्शन ए यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है, दैट मीन्स दिस इज द राइट ग्राफ। चलो अब इससे आगे एक नेक्स्ट चीज समझते हैं, देयर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी हम पानी के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ, ये मान लो एक पानी है हमारे पास या कोई भी सब्सटेंस दे रखा है, इसके अंदर हम कुछ बाहर से इम्प्योरिटी डालते हैं, मतलब कुछ मिक्सचर बना देते हैं, मतलब सॉल्ट डाल दूँ, शुगर डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ जो इसमें डिसॉल्व हो जाए, उससे 2 चीजें पक्का होंगी। फर्स्ट will be depression in freezing point, जो एक्चुअल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था वो और कम हो जाएगा, मतलब पानी विल, दिस मिक्सचर आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट, शुगर और व्हाटसोएवर, वो 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय -1, -2 ऐसे टेम्परेचर्स पर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर हमें ऑब्जर्व होगा, दैट विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, यस, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जब भी हमें मिक्सचर बनाएंगे, जो एक्चुअल में तुम्हें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब हमने उसका मिक्सचर बना दिया, हमने उसमें कोई सोल्यूट डाल दिया, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट कुड बी 101 डिग्री सेल्सियस और 102 डिग्री सेल्सियस, बस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम एक सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वी ऑल नो, इंटरमिक्सिंग, इतना ही अभी तक तो हमने पढ़ा था इंटरमिक्सिंग। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हमने पहले भी डिस्कशन किया, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, मैंने रिलीज कर दिया, ओपन कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस थी, ठीक है। इधर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो जिसकी कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से कम की तरफ ट्रेवल करेगा, हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से कम की तरफ, ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से कम की तरफ। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज द मूवमेंट इन डिफ्यूजन। But in case of osmosis, it is a different thing. A very important topic, osmosis. यहाँ पर पहली बात, मूव सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल करते हैं, इधर सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। और मूव भी कहाँ करता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जहाँ पर सोल्यूट कम है
वहां से जहां वहां तक जाता है जहां पर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है। और एक और चीज, इसके लिए एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस SPM, क्लियर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इसमें हो क्या रहा है, देखो ये हमारा बीकर है, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। आपने पढ़ा होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, सेमी मतलब कुछ, परमिएबल मतलब परमिशन। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू पास होने की परमिशन देती है, ठीक है। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने की परमिशन देती है, दैट इज वाई हियर इज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यहाँ पर अगर आप देखो ब्लू वाला सॉल्वेंट है, रेड वाला सोल्यूट है, इधर आप देखो बहुत कम है, रेड पार्टिकल सिर्फ 6 है, मतलब लो कंसंट्रेशन है। इधर अगर देखोगे काफ़ी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है। तो जो मूवमेंट होगा वो क्या होना है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट जो है इधर से इधर मूव कर जाएगा। तो यू कैन सी हियर मूवमेंट के बाद सॉल्वेंट इधर कम है, इधर ज़्यादा है, because of movement from low concentration of solute to high concentration of solute. Very important, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जब रेसेंस को, किशमिश को पानी में डिप करते हैं, ठीक है, एक दिस इज अ किशमिश, इसको पानी में डिप किया, किशमिश के अंदर अगर आप देखो शुगर ज़्यादा है ना, सॉल्यूट इज द शुगर, मिठास जो है उसके अंदर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, बाहर कम है, लो कंसंट्रेशन, अंदर हाई है। और मूवमेंट का होना है लो टू हाई, और सॉल्वेंट का होना है, मतलब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। दैट इज वाई जो रेसेंस होती हैं वो अगर हम पानी में डिप करके रखेंगे तो वो स्वेल अप हो जाती हैं, क्योंकि पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। एक और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर मैं देखूँ, ऑस्मोसिस हमें डेली लाइफ में कहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज आरओ, सबके घर में होते हैं, है ना। मतलब क्या है, हमें आरओ का मतलब नहीं पता होता, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा करवाना। ऑस्मोसिस ही हो रही है, यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रही है, पर लेकिन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पर आप कहोगे तो डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते थे, लेकिन ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, और मूव भी किसके थ्रू करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जो हम घर पे यूज़ करते हैं, क्या है वो, सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस का उल्टा है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा जो भी हमने आज के सेशन में किया है। अगर आपको बच्चे इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।